हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का लॉ एंड जुडिशरी क्लासेस में। मैं शिवांगी गुप्ता स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए फिर आज के क्लास को शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे क्या? तो भारतीय न्याय संहिता, जैसा कि हम लोग अपने लेक्चर सीरीज शुरू किए हैं। ठीक है, तो कल जो है पहले के लेक्चर में हमने क्या देखा? तो पहले के लेक्चर में हमने देखा था चैप्टर नंबर 1 और 2 को। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 3 के बारे में और जानेंगे कि चैप्टर नंबर 3 में क्या प्रावधान दिए गए हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। अब चैप्टर नंबर 3 जो है हमारा, चैप्टर नंबर 3 क्या बताता है? साधारण अपवाद यानी कि जनरल एक्सेप्शंस। अब ये जनरल एक्सेप्शन जो है वो कहां से कहां तक दिए गए हैं? तो सेक्शन नंबर 14 से लेकर के आपका 44, ठीक है, यानी कि धारा 14 से 44 में क्या बताया गया है? जनरल एक्सेप्शन को, साधारण अपवाद को। अब ये साधारण अपवाद होता क्या है? तो होता क्या है ये साधारण अपवाद? बेसिकली ये बात करता है ऐसे काम के बारे में जो कि करने के बाद भले ही वो अपराध हैं फिर भी उसके लिए आप किसी को सजा नहीं दे सकते, है ना। कि ऐसे काम जो भले ही किया जाए तो वो गलत है लेकिन उसके बावजूद भी वो व्यक्ति जो ऐसा काम किया है वो किसी बात का दोषी नहीं होता है। ये सबसे पहले जब मैं इंट्रोडक्शन क्लास बता रही थी उस समय भी इसके बारे में हल्का सा इंट्रोडक्शन दिया था और जिसमें मैंने बताया था कि जो धारा 20 है वो बताता है कि 7 साल से कम उम्र का बच्चा अगर किसी को जान से भी मार देता है तो वो किसी बात का दोषी नहीं है। भाई किसी को मारना तो अपराध है ना, फिर भी हम उसको दोषी नहीं मानते और उसको पूरी तरीके से छूट दे देते हैं। ठीक है, तो अब ये कहता क्या है? ये आपका जनरल एक्सेप्शन ये कहता है कि जो भी इसका लाभ लेगा, ठीक है, यानी कि जनरली कौन लेगा इसका लाभ? अभियुक्त लेगा जिसके ऊपर आरोप लगाया गया है। तो जब वो इसका लाभ लेगा तो बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर रहेगा? यानी कि साबित करने का भार किसके ऊपर रहेगा? वो भी उस अभियुक्त या फिर आरोपी के ऊपर रहेगा जो ऐसे अपराध को करने से बच रहा है या ये कह रहा है कि मेरा ये जो काम है वो किसमें आता है? साधारण अपवाद के अंतर्गत आता है, यानी कि जनरल एक्सेप्शन के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो अब ये क्या कह रहा है इसमें? ठीक है, आपका साधारण अपवाद जो है वो क्या कह रहा है कि भाई साक्ष्य अधिनियम जो है हमारा, साक्ष्य अधिनियम वो भी इसके बारे में प्रावधान करता है। हमारा जो साक्ष्य अधिनियम है वो कहता है कि भाई बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर रहेगा? यानी कि सबूत का भार किसके पर रहेगा? तो अभियुक्त पे रहेगा, एक्यूज्ड पे रहेगा। ठीक है, अभियुक्त के ऊपर रहेगा कि भाई आप साबित करिए कि आपने क्या किया है, इस कैटेगरी के अंतर्गत अपराध किया है। क्लियर? चलिए, तो अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले एक एक सेक्शन को पढ़ेंगे, उसको अच्छे से समझेंगे और जानेंगे कि हर धारा में क्या प्रावधान दिए गए हैं। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है आपका सेक्शन नंबर 14, ठीक है, यानी कि धारा 14 क्या बताता है? विधि द्वारा आबद्ध, ठीक है, इस चीज को अंडरलाइन कर लीजिएगा। ठीक है, बाउंड बाय लॉ क्या कह रहा है? विधि द्वारा आबद्ध। ठीक है, तथ्य की भूल के कारण, है ना, मिस्टेक ऑफ फैक्ट, यानी कि क्या कह रहा है ये कि हम क्या है? विधि द्वारा आबद्ध अपने आप को मान रहे हैं, यानी कि बाउंड मान रहे हैं कि हम इस काम को करने के लिए विधि द्वारा ऑथराइज किए गए हैं, बाध्य किए गए हैं करने के लिए। ठीक है, और किस तरीके से? फैक्ट की गलती, यानी कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट कर दिए आप, तथ्य की भूल कर दिए। विधि की भूल माफी योग्य नहीं है। ठीक है, कहीं भी विधि की भूल क्षम्य नहीं है ना। ये रूल भी है इस पे कि विधि की भूल क्षम्य नहीं है, तथ्य की भूल क्षम्य योग्य है, यानी कि माफी योग्य है, क्षमा योग्य है। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि तथ्य की भूल के कारण, न कि विधि की भूल के कारण। लिखा है ना साफ साफ कि विधि की भूल के कारण नहीं होना चाहिए। क्या कर रहा है? कोई व्यक्ति सद्भावना पूर्वक काम करता है
और उसे करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध है ना। कह रहा है कोई बात अपराध नहीं है, यानी कि कोई भी काम हम अपराध नहीं मानेंगे। कब नहीं मानेंगे? जो ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाता है जो उसे करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध है, यानी कि विधि के द्वारा, कानून के द्वारा उसे क्या किया गया है? बाउंड किया गया है, बाध्य किया गया है कि आप ये काम करिए। ठीक है। और क्या कह रहा है कि अब वो ऐसा जो काम कर रहा है अपने आप को विधि द्वारा बाउंड समझ के, आबद्ध समझ करके, और उसमें वो कुछ गलती कर देता है। अब ये गलती कैसी होनी चाहिए? तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट होनी चाहिए, यानी कि तथ्य की भूल करेगा तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, विधि की भूल नहीं होना चाहिए। ठीक है। फिर क्या कह रहा है? सद्भाव पूर्वक विश्वास करता है, यानी कि गुड फेथ में काम कर रहा है। ठीक है। उसका इंटेंशन कैसा है? अच्छा इंटेंशन है, बढ़िया इंटेंशन है। ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम क्या मानेंगे? हम उसको माफी योग्य मानेंगे और उसको धारा 14 का लाभ मिलेगा। ठीक है। अब इसके अगर इसेंशियल एलिमेंट्स देखा जाए, आवश्यक तत्व देखा जाए, तो हम क्या क्या बना सकते हैं इसमें? सबसे पहली चीज क्या बोल रहा है कि किसी व्यक्ति के द्वारा क्या किया गया हो? विधि द्वारा आबद्ध माना गया हो आपको। दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है? तथ्य की भूल होनी चाहिए, न कि विधि की भूल। तीसरी कंडीशन क्या कह रहा है? कि सद्भाव पूर्वक काम किया हो। ठीक है। तो भाई ये तीनों चीजें जो है फुलफिल हो जाती हैं तो हम क्या मानेंगे कि आप क्या कर रहे हैं भाई? विधि द्वारा अपने आप को आबद्ध माने हैं और आपको धारा 14 का लाभ मिलेगा। ठीक है। धारा 14 के साथ हमेशा धारा 17 को पढ़ा जाता है। ठीक है। अब धारा 17 में भी सेम लाइन है, लेकिन वहां पे लिखा हुआ है विधि द्वारा न्यानुमत। ठीक है। यानी कि अपने आप को क्या समझ के कि विधि के द्वारा ऐसा कहा गया है करने के लिए, यहाँ पे बाध्य है करने के लिए और करना ही पड़ेगा। लेकिन वहां पे क्या है? बाध्य नहीं है, उसको बस विधि के द्वारा ऐसा किसी कानून में लिखा हुआ है कि आप ऐसा कर सकते हैं, और वो जानता है, वो ऐसा कर देता है, तो भी वो किसी बात का दोषी नहीं होता। अभी धारा 17 जब पढ़ाएंगे तो उस समय हम बताएंगे कि ये कहता क्या है। ठीक है। अब इस पे एक मैगजीम बेस्ड है। ठीक है। एक मैगजीम है जो कि कहता है आपका इग्नोरेंसिया फैक्टस। ठीक है। इग्नोरेंसिया फैक्ट एग्जीक्यूटा, यानी कि तथ्य की भूल क्या है? क्षम्य है। ठीक है। लेकिन विधि की भूल क्षम्य नहीं है। ये क्या कहता है आपका? इग्नोरेंसिया ज्यूरिस नॉन एग्जीक्यूटा। ठीक है। इग्नोरेंसिया ज्यूरिस नॉन एग्जीक्यूटा। ठीक है। यानी कि भाई क्या है? विधि की भूल क्षम्य नहीं है। ठीक है। और तथ्य की भूल क्षम्य है। यहाँ पे इग्नोरेंसिया फैक्टस बस कर लेना है। ठीक है। फैक्टस एग्जीक्यूटा, ये जूरिस नॉन हटा दीजिएगा तो हो जाएगा आपका तथ्य की भूल क्या है? क्षम्य है, लेकिन विधि की भूल क्षम्य नहीं है। ठीक है। ये मैगजीम है आपका, इस पे बेस्ड है। ठीक है। और जो कि कहाँ काम करेगा? आपका धारा 14 में भी काम करेगा और धारा 17 में भी काम करेगा। क्लियर? देखिए, साथ ही साथ नोट्स बनाते चलिए ताकि आपके क्या हो, नोट्स बनते चले और आप आराम से वापस से रिवीजन करना हो तो क्विक रिवीजन आप कर सके। ठीक है। बस वीडियो ऑन करिए और क्विक रिवीजन आप दोबारा से कर सकते हैं ऐसे। ठीक है। चलिए, तो अब जो है इसका हम दृष्टांत पढ़ेंगे। ठीक है। एग्जाम्पल क्या देता है ये, इसको और अच्छे से समझने के लिए। ठीक है। तो क्या कह रहा है कि विधि के समादेशों के अनुरूप अपने वरिष्ठ अधिकारी के आदेश से एक सैनिक क भीड़ पे गोली चला देता है। क ने कोई अपराध नहीं किया। ठीक है। कि भाई ए नाम का एक क्या है? अधिकारी है। वो क्या कर रहा है? अपने किसी वरिष्ठ यानी सीनियर ऑफिसर के कहने पे क्या किया भाई? भीड़ पे गोली चला दिया। खूब सारे लोग हैं, उस पे क्या कर दिया? बंदूक चला दिया कहने पे। भाई जब बलवा वगैरह होता है कि लोग क्या करते हैं? परिशांति भंग करते हैं, तो क्या किया जाता है? वरिष्ठ अधिकारी द्वारा कहा जाता है ना कि भाई आप भीड़ को हटाइए। अब इस भीड़ को हटाने में आप जो भी बल का प्रयोग कर सकते हैं वो करिए। अब इस बल के प्रयोग में अगर किसी की मृत्यु भी हो जाती है तो जो बल का प्रयोग कर रहा था वो किसी बात का दोषी नहीं होता है। ठीक है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि
उसके ऊपर किसका ऑर्डर होता है? उसके वरिष्ठ अधिकारी का ऑर्डर होता है और उसको ऐसा काम करने के लिए वो क्या है? बाध्य है। ठीक है, विधि द्वारा बाध्य कहा गया ना कि भाई बाउंड बाई लॉ है ना। क्लियर हुआ? चलिए दूसरा कंडीशन क्या कह रहा है आपका? दूसरा कह रहा है आपका कि न्यायालय का अधिकारी, ठीक है, म को गिरफ्तार करने के लिए न्यायालय द्वारा आदिष्ट सम्यक जांच के पश्चात विश्वास करता है कि यही म है और उसको क्या करता है? गिरफ्तार कर लेता है। देखिए ये थोड़ा सा टिपिकल भाषा रहता है, इसको हम इजी कर देते हैं। क्या कह रहा है कि ये जो ए नाम का एक पुलिस अधिकारी है, ठीक है, इसको न्यायालय से क्या जारी हुआ है? वारंट जारी हुआ है कि तुम जाकर के क्या करो भाई? बी को अरेस्ट करो। ठीक, अब ये जो है ए नाम का व्यक्ति बी को अरेस्ट करने जाता है, पुलिस अधिकारी। अब वो बी को बी ना समझ करके सी को बी समझ लेता है। जैसे कि क्या है कि भाई इनको अरेस्ट करना था, वो समझता है सी बी है और जाके उसको अरेस्ट कर लिया। ठीक, तो अरेस्ट कर लिया और पूरी जांच करने के पश्चात किया, यानी कि अच्छे से वो क्या किया है? देखा है, परखा है, उसके बाद अरेस्ट किया है। फिर भी उसमें कुछ गलती हो गई थी, तभी तो वो बी को सी को बी समझ लिया और अरेस्ट कर लिया। तो अब जो है ये किसी बात के दोषी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये बाउंड बाई लॉ थे, यानी कि विधि द्वारा आबद्ध थे और ये ऐसा काम करने के लिए बाध्य थे कि उनको अरेस्ट करना है। अब वो गलती से किसी और को अरेस्ट कर लिए तो वो किसी बात के दोषी नहीं है। ठीक है, क्लियर? चलिए उम्मीद करते हैं चैप्टर नंबर 3 का आपका सेक्शन नंबर 14 क्लियर हो गया होगा, है ना। अब इसी के साथ जो है हम सेक्शन 17 बता देते हैं, क्योंकि ये दोनों सिमिलर है। ठीक है, और 15 और 16 एक जैसा है। तो पहले हम लोग 14 पढ़ लिए, अब हम लोग 17 को जानेंगे कि ये है क्या। ठीक है, 17 क्या है हमारा? देखिए सेम है, बिल्कुल कुछ भी अंतर नहीं है, एकदम सेम है। क्या कह रहा है ये? कि कोई बात अपराध नहीं है। वहां भी हम लोगों ने पढ़ा था कि कोई बात अपराध नहीं है, यहां भी सेम यही कह रहा है कि कोई बात अपराध नहीं है। ठीक है, क्या कह रहा है? ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाए जो उसे करने के लिए विधि द्वारा न्यायानुमत है। अंडरलाइन कर लीजिएगा इस बात को। वहां क्या बोला है? विधि द्वारा आबद्ध है, यानी कि करना ही करना है जो काम दिया गया है। लेकिन यहाँ पे विधि द्वारा न्यायानुमत है, यानी कि अपने आप को समझ करके कि भाई हम ये काम करने के लिए विधि द्वारा कहे गए हैं या कहे गए हैं किसी अधिनियम में, किसी अदर अधिनियम में। ठीक है, जैसे कि आपका बीएनएसएस का जो सेक्शन है, आपका बीएनएसएस में कहा गया है कि कोई व्यक्ति जो है वो क्या कर सकता है? प्राइवेट पर्सन होते हुए, यानी कि पुलिस वाला नहीं है, फिर भी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है ना। ये इसका सेक्शन 40 है। ठीक है, धारा 40 कहाँ का? बीएनएसएस का। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? बीएनएस पढ़ रहे हैं, लेकिन ये बीएनएसएस बताता है कि कोई भी व्यक्ति जो है प्राइवेट पर्सन किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। कब कर सकता है? जब उसको ऐसा लगता है कि कोई गैर जमानती और संज्ञेय अपराध कर रहा है, यानी कि बहुत ही गंभीर प्रकृति का अपराध कर रहा है जिसमें जमानत नहीं मिल सकती, तब ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। और क्या कर सकता है भाई? 6 घंटे के अंदर क्या करेगा? किसी पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी को, यानी कि थाना इंचार्ज को सौंप देगा उस व्यक्ति को कि ये लीजिए पकड़िए। ठीक है, हम इसको ऐसा ऐसा करते हुए देखे थे और हम आपको सौंप रहे हैं। ठीक है, तो अब यही इसका एग्जाम्पल भी है। अभी हम लोग एग्जाम्पल जब देखेंगे तो सेम एग्जाम्पल है कुछ हद तक। ठीक है, तो क्या कह रहा है भाई? कि कोई बात अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाए जो उसे करने के लिए क्या है? विधि द्वारा न्यायानुमत है। ठीक है, यानी कि विधि द्वारा उसको क्या किया गया है भाई? जस्टिफाइड बाई लॉ है। ठीक है, शब्द यूज हुआ है जस्टिफाइड बाई लॉ। ठीक, फिर क्या कह रहा है? तथ्य की भूल के कारण। सेम वही चीज है जो मैक्सिम मैंने वहां बताया, सेम मैक्सिम आप यहाँ यूज कर सकते हैं, है ना। इग्नोरेंसिया फैक्टस एग्जीक्यूटा, है ना, कि तथ्य की भूल क्षम्य है, विधि की भूल क्षम्य नहीं है। का क्या मैक्सिम है आपका? इग्नोरेंसिया जूरिस नॉन एग्जीक्यूटा। ठीक है, यानी कि विधि की भूल क्षम्य नहीं है। क्लियर? अब क्या कह रहा है आपका कि भाई उसके बाद कह रहा है ये कि अब क्या हुआ? सद्भावना से काम किए तो ये क्या है? किसी विधि द्वारा न्यायानुमत अपने आप को समझ रहे हैं, सद्भावना से काम कर रहे हैं, तो वो किसी बात के दोषी नहीं है। अब इसके भी इसेंशियल एलिमेंट्स यानी कि आवश्यक तत्व हम निकाले तो क्या क्या है? सबसे पहले कि भाई
कोई व्यक्ति क्या अपने आप को समझ रहा है, विधि द्वारा न्यायानुमत समझ रहा है। दूसरा, तथ्य की भूल के कारण कर रहा है, न कि विधि के भूल के कारण। और लास्ट, सद्भाव पूर्वक काम कर रहा है, यानी कि अच्छे इंटेंशन से काम कर रहा है, गुड इंटेंशन से काम कर रहा है। क्लियर? चलिए, अब है दृष्टांत, यानी कि इसका एग्जाम्पल। अब इसका एग्जाम्पल क्या कहता है आपका? इसका एग्जाम्पल कह रहा है कि क य को ऐसा कार्य करते हुए देखता है जो कि हत्या प्रतीत होता है। भाई हत्या क्या है? संज्ञेय अपराध है ना, गंभीर प्रकृति का अपराध है। किसी का आप जीवन छीन रहे हैं, तो इससे खतरनाक अपराध क्या हो सकता है ना? संज्ञेय अपराध। और क्या है? गैर जमानती है, इसके लिए जमानत तो मिलता नहीं है। जमानत कौन देता है? मैजिस्ट्रेट या न्यायालय देता है, न्यायाधीश देता है ना, जज देते हैं, कोर्ट देता है। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि भाई हत्या उसको लगा, ऐसा काम करते हुए देख रहा है कि उसको हत्या लगा। ठीक, क्या करता है? सद्भाव पूर्वक काम में लाते हुए क्या करता है? श्रेष्ठ निर्णय के अनुसार, यानी कि क्या करता है कि भाई उस व्यक्ति को क्या किया? पकड़ लिया, पकड़ करके क्या करता है? उचित प्राधिकारी के समक्ष ले जाता है। ठीक है, कौन ने कोई अपराध नहीं किया है, अगर उसको ये पता चले कि वो आत्मरक्षा में काम कर रहा था। अब इसको हम क्या करते हैं? अच्छे से फॉर्मेट में फॉर्म करके समझाते हैं। क्या कह रहा है ये कि मान लीजिए ए जो है वो क्या करता है? बी को देखता है कि वो सी के ऊपर चढ़ा हुआ है और उसको पीट रहा है या मारने की कोशिश कर रहा है जान से। तो ये क्या किया भाई? देखा है कि बी क्या कर रहा है? सी के ऊपर चढ़ा है, उसको मार रहा है। अब ये पकड़ा बी को और पकड़ के थाने ले गया। जब थाने ले गया तो पता क्या चला कि पहले तो सी बी के ऊपर चढ़ा था, उसको मारने की कोशिश कर रहा था, और बी जो है वो सेल्फ डिफेंस में काम कर रहा था, आत्म प्रतिरक्षा में काम कर रहा था। लेकिन जब ए ने देखा था तो उसको ऐसा लगा कि वो क्या कर रहा है? हत्या कर रहा है। यहाँ पे ए को बचाव मिलेगा। ठीक है, ए को बचाव मिलेगा और वो किसी बात का दोषी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो जस्टिफाइड बाय लॉ समझ के अपने आप को, यानी कि विधि द्वारा न्यायानुमत समझ के क्या कर रहा था? वो काम कर रहा था। क्लियर? एक बार क्या किया जाए, वापस से हम दोनों सेक्शन हम लोग देख लिया जाए कि भाई उस सेक्शन में क्या है, इस सेक्शन में क्या है। ठीक है, सबसे पहले वापस से इसलिए देख लिया जाए क्योंकि दोनों एक पास नहीं है ना, तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है समझने में। पहला हम लोग क्या देखे भाई 14 में कि अपने आप को विधि द्वारा आबद्ध समझ के कोई बात अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाता है जो अपने आप को क्या करता है? विधि द्वारा आबद्ध समझता है, तथ्य की भूल के कारण कोई काम करता है, न कि विधि के भूल के कारण। तो हम क्या मानेंगे? उसको धारा 14 का लाभ देंगे अगर वो सद्भाव से काम कर रहा है। ठीक है, और उसमें क्या है? विधि द्वारा न्यायानुमत। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं आपका 15 और 16। ठीक है, छोटा छोटा सेक्शन है 15 और 16। 15 क्या कहता है कि कोई बात अपराध नहीं है जो न्यायिक रूप से कार्य करे हुए न्यायाधीश द्वारा किसी शक्ति के प्रयोग की जाती है के बारे में सद्भाव पूर्वक वो क्या करता है? विधि द्वारा दी गई है। यानी कि क्या कह रहा है ये कि किसी न्यायाधीश का काम अपराध नहीं है कि भाई जज हैं और वो क्या करते हैं? फांसी का सजा सुनाते हैं किसी को, तो फांसी का सजा सुना रहे हैं और उनको इतना अधिकार है कि वो फांसी का सजा सुना सकते हैं, तो वो सुनाएंगे। भाई अगर ऐसा अपराध के आप दोषी पाए गए, ऐसे अपराध के दोषी पाए गए जिसमें मृत्यु दंड दिया जा सकता है और वो देने के लिए ऑथराइज भी हैं, ठीक है, उतना उनका पावर है कि वो मृत्यु दंड की सजा दे सकते हैं, तो वो देंगे। अब वो मृत्यु दंड की सजा किसी को दे रहे हैं तो क्या आप इस बेसिस पे कि आप किसी का प्राण छीनने की सजा दे रहे हैं, आपको हम क्या कहे भाई जेल में जाके बंद कर दे? नहीं, न्यायाधीश, भाई न्यायाधीश का काम है वही सजा सुनाना किसी को, तो भाई सजा सुना रहा है तो आपके किसी प्राण और देह की स्वतंत्रता से वंचित नहीं कर रहा है, क्योंकि वहां भी आर्टिकल 21 में भी लिखा हुआ है कि किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण और देह की स्वतंत्रता से विधि द्वारा सम्यक प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा। यानी कि अगर विधि में ऐसा प्रावधान है कि उसके प्राण और देह की स्वतंत्रता छीन लो तो छीन सकते हैं, ठीक है, नहीं तो नहीं। तो भाई न्यायाधीश का काम तो है ही दंड देना। तो यही कह रहा है कि अगर कोई न्यायाधीश भाई क्या कर रहा है? सद्भाव से काम कर रहा है और उसको विधि द्वारा ऐसा शक्ति दिया गया है करने के लिए, तो वो बिल्कुल करेगा, वो किसी बात का दोषी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आपका इसी से रिलेट करता है। ठीक है, 14 और 17 एक जैसा, 15 और 16 एक जैसा। अब 16 क्या कह रहा है कि न्यायाधीश ने कुछ कह दिया करने के लिए और
न्यायाधीश के उस काम के, उस निर्णय के अनुसरण में कोई कुछ काम कर रहा है ना, तो वो किसी बात का दोषी नहीं होगा। क्या लिखा है, कोई बात जो किसी न्यायाधीश के निर्णय के आदेश के अनुसरण में की जाए, है ना, कि न्यायाधीश ने ऑर्डर दे दिया कि क्या करना है, फांसी की सजा सुना दिया और बोला कि इस डेट को फांसी दे देना है, ठीक है। अब कोई जल्लाद है जो कि फांसी चढ़ा रहा है ना, जान ले रहा है ना किसी का, लेकिन फिर भी वो किसी बात का दोषी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि न्यायाधीश के निर्णय के अनुसरण में काम कर रहा है ना। क्लियर हुआ? और क्या कर रहा है भाई, सद्भाव से काम कर रहा है। लिखा है ना कि सद्भाव से काम करे, है ना। ऐसा तो है नहीं किसी को भी पकड़ के उठा के फांसी चढ़ा दे, किसी को नहीं चढ़ा सकता ना, उसी को चढ़ाएगा जिसको न्यायाधीश ने कहा है चढ़ाने के लिए। ठीक है, क्लियर हुआ? एग्जाम्पल भी समझ में आ ही गया होगा, वापस एक बार हम समझा दे रहे हैं इस दोनों सेक्शन को। 15 क्या कह रहा है, 15 ये कह रहा है कि किसी न्यायाधीश द्वारा किया गया कोई कार्य अगर वो अपने शक्ति के अंतर्गत कर रहा है और विधि के द्वारा उसको कहा गया है ऐसा करने के लिए, विधि द्वारा उसको इतनी शक्ति दी गई है, पावर दिया गया है, और वो सद्भाव से काम कर रहा है, किसी को सजा सुना रहा है, तो वो क्या है, किसी बात का दोषी नहीं है। ठीक है। फिर 16 क्या बोला कि भाई 16 कह रहा है कि अगर आप क्या करेंगे कि भाई न्यायाधीश के निर्णय के अनुसरण में, कि भाई न्यायाधीश ने कोई डिसीजन दिया और आप उस डिसीजन को मानते हुए कोई काम कर रहे हैं, तो आप किसी बात के दोषी नहीं हैं। जल्लाद का एग्जाम्पल दिए कि भाई जल्लाद क्या किया, फांसी पे चढ़ा दिया किसी को, तो चढ़ा दिया तो वो किसी बात का दोषी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भाई न्यायालय के निर्णय के अनुसरण में वो काम कर रहा था। क्लियर? वापस अब हम लोग क्या करते हैं, 14, 15, 16, 17 रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है। देखिए ये एलएलबी के एग्जाम में तो भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका 14, 15, 16, 17 आता ही आता है। ठीक है। जो आपका 14 और 17 है वो तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में भी आता है, साथ में साथ जुडिशरी के लिए तो है ही इंपॉर्टेंट। जो जुडिशरी के एस्पिरेंट्स हैं, जो जुडिशरी के स्टूडेंट हैं, वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि कितना इंपॉर्टेंस रखता है ये सारे सेक्शन, है ना। तो जैसे जैसे जो जो बता रहे हैं उसको अंडरलाइन करिए अपने बैरक में, और साथ ही साथ नोट्स भी बनाते चलिए प्री का, है ना। और अगर मेंस के लिए या और भी अदर एग्जाम के लिए अगर आपको पढ़ना है, या प्री के लिए ही पढ़ना है, या पूरा होल पैकेज फाउंडेशन कोर्स करना है, तो बिल्कुल कर सकते हैं, है ना। ऐसा ऑप्शन है, क्लासेस चलाई जाती हैं, आपको क्लासेस करना है तो मोस्ट वेलकम है, चाहे ऑफलाइन क्लासेस हो या ऑनलाइन, है ना। क्लासेस चलाए जाते हैं। तो अगर क्लासेस करनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है मेरा, आपको कॉल या मैसेज कर सकते हैं, या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं कि हम इंटरेस्टेड हैं क्लास करने के लिए। ठीक है। चलिए तो वापस से हम लोग क्या करते हैं, एक बार वापस से हम लोग रिवीजन कर लेते हैं जल्दी से कि 14 क्या कहता है, 15 क्या कहता है, 16 और 17 क्या कहता है। ठीक है। 14 हम लोगों ने क्या देखा कि विधि द्वारा आबद्ध, कि भाई कोई बात अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाए जो विधि द्वारा आबद्ध समझता है अपने आप को, और क्या करता है, तथ्य की भूल के कारण, न कि विधि के भूल के कारण, सद्भावना से काम करता है, यानी कि अच्छे इंटेंशन से काम करता है, तो उसको धारा 14 का लाभ मिलेगा। ठीक है। 2 एग्जाम्पल हम लोग देखें कि भाई वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के आदेश से कोई पुलिस वाला गोली चला दिया भीड़ पे, या फिर क्या किया, मार पीट दिया किसी को, जिससे क्या हुआ, कोई घायल होके मर गया, तो वो किसी बात का दोषी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो बाइंड बाय लॉ, यानी कि आबद्ध समझ करके अपने आप को विधि द्वारा काम कर रहा था। ठीक है। दूसरा हम लोग एग्जाम्पल देखें कि कोई पुलिस अधिकारी है, उसको वारंट जारी हुआ कि जाओ जा करके क्या करो, किसी व्यक्ति को पकड़ो। अब वो उस व्यक्ति को पकड़ने के बजाय किसी और को वही समझ लिया और पकड़ लिया, तो वो किसी बात का दोषी नहीं है। अगर वो जांच वांच किया था अच्छे से और पूरा भरोसा करके उसको पकड़ा था, बाद में वो निकल जाता है कोई और, तो वो किसी बात का दोषी नहीं होगा। ठीक है। 15 हम लोग क्या देखें, 15 क्या कह रहा है कि भाई कोई जो है न्यायाधीश, अब न्यायाधीश कोई डिसीजन दे रहा है और उस डिसीजन से क्या हो रहा है भाई, किसी को मृत्यु दंड भी मिल जा रहा है, तो भी वो किसी बात का दोषी नहीं है। अगर वो अपनी शक्ति का प्रयोग कर रहा है जो उसको विधि द्वारा मिला है और सद्भाव से काम कर रहा है, तो वो किसी बात का दोषी नहीं है। उसके बाद जस्ट क्या बोला भाई कि अगर न्यायाधीश के निर्णय का अनुसरण करके कोई काम कर रहा है, वो भी किसी बात का दोषी नहीं है, अगर वो सद्भाव से काम कर रहा है तो। ठीक है। और विधि द्वारा उसको ऐसा कहा गया है तो। उसके बाद क्या कह रहा है, 17 आपका 17 कह रहा है
कि कोई बात, है ना, कि कोई बात अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाए जो विधि द्वारा न्यानुमत है, यानी कि अपने आप को क्या कर रहा है, जस्टिफाइड बाय लॉ समझ रहा है कि ऐसा करने के लिए विधि में ऐसा उपबंध है, यानी कि ऐसा बताया गया है। तो और क्या किया है भाई, तथ्य की भूल के कारण, न कि विधि के भूल के कारण क्या करे, सद्भाव पूर्वक विश्वास करके, यानी कि अच्छे इंटेंशन से वो काम किया है, तो वो किसी बात का दोषी नहीं होगा। इसका एग्जाम्पल हम बताए थे कि एक व्यक्ति क्या कर रहा है, दूसरे व्यक्ति को देख रहा है कि वो उसको मारने की कोशिश कर रहा है, ऐसा उसको लगा और उसको पकड़ के वो ले गया थाने, ठीक है, पुलिस वाले को हैंड ओवर कर दिया। जब हैंड ओवर कर दिया तो पता क्या चला कि जिस व्यक्ति को पकड़ के पुलिस वाले को दिया है वो तो सेल्फ डिफेंस में काम कर रहा था, आत्म प्रतिरक्षा में, कि अपने आप को बचाने के लिए वो उसके ऊपर चढ़ गया था, है ना। तो अब यहाँ पे तो भाई वो व्यक्ति तो कुछ किया नहीं, फिर भी अगर ऐसा व्यक्ति उसको पकड़ के ले गया है तो वो तथ्य की भूल किया है और उसको क्या होगा भाई, छूट मिलेगा और धारा 17 का लाभ मिलेगा। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए तो फिर ठीक है, उम्मीद करते हैं अच्छे से पूरे सेक्शन ये जो चारों हमने अभी पढ़ा क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हो गया होगा और क्लास अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्लास कैसा लगा आपको। ठीक है, और साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए। शेयर इसलिए करिए बाकी लोगों को ताकि बाकी लोग भी जुड़ सके और जान सके कि बीएनएसएस की इतनी अच्छी इंटरेस्टिंग क्लास चल रही है। ठीक है, और भाई अगर जो है कोई भी व्यक्ति, जरूरी नहीं है कि वो एलएलबी का स्टूडेंट हो उसी को शेयर करिए, आप किसी को भी शेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये मेरा एक तरह का देखा जाए तो एक तरह का नारा है कि कानून जानने का अधिकार सबको है और सबको जानना भी चाहिए ताकि आप अपने अधिकारों को जान सके। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।